चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आइए आज हम सब जानते हैं कि देश आज़ाद कैसे हुआ, और विशेषकर मेरा आग्रह है हमारे युवाओं को और उन लोगों को जो उस समय उन्होंने जन्म नहीं लिया था। भाइयों बहनों, ये देश आज़ाद ऐसे ही नहीं हुआ है। ये देश आज़ाद तब हुआ जब असंख्य हजारों लाखों हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे नेताओं ने, हमारी महिलाओं ने बलिदान दिया, अंग्रेज़ों का जुल्म सहा, लड़े, और तब जाके देश आज़ाद हुआ है और आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस आज़ादी की कहानी को सुने, समझें, पढ़ें और इस पर चिंतन करके यह देखें कि एक कैसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसने देश को आज़ाद कराया, आइए हम सब मिलकर उसी पार्टी को फिर से सत्ता में लाएं। आइए हम देखते हैं। धन्यवाद। आजाद हवा की हर सांस में उन मतवालों की महक है जो इस मिट्टी के लिए मर मिटे। आज हम आजाद हैं उन कुर्बानियों की वजह से जिन्होंने आजादी की क्रांति से नए भारत की कहानी लिखी। हिंदुस्तान के कण कण में कुर्बानियों का एहसास है। इस मिट्टी में उन वीरों की खुशबू है जिन्होंने आजाद भारत का सपना देखा और अपने लहू से भारत को स्वतंत्रता का तिलक लगाया। आजादी के लंबे संघर्ष और तमाम मुश्किलों के बाद हिंदुस्तान ने गुलामी की बेड़ियों से निकलकर अपना सिर उठाया। 15 अगस्त 1947 को नया सूरज निकला और देश आजाद हुआ। और इस आजादी के सबसे बड़े महानायक महात्मा गांधी थे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अंग्रेजों के अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, जिसने आजादी की लड़ाई में अलख जगाकर देश को नई ऊर्जा दी। बापू के नेतृत्व में सत्याग्रह, अहिंसा की ताकत, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंग्रेजों भारत छोड़ो की क्रांति से ब्रिटिश हुकूमत का सूर्यास्त किया। युग पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू, अखंड भारत के प्रेरणा स्रोत सरदार पटेल और जुझारू तेवर वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कांग्रेस नेता स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे, तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सरीखे महान क्रांतिकारियों ने मां भारती के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। डोंगरी बुरू की पहाड़ी पर जलियांवाला बाग हत्याकांड से करीब 100 साल पहले खून की होली खेली गई। जल, जंगल और जमीन पर विदेशी दखल के खिलाफ जमा हुए आंदोलनकारियों के रक्त से धरती लहूलुहान हो गई थी। कहा जाता है कि फिरंगी हुकूमत के खिलाफ यहीं उल गुलान का ऐलान हो गया था। एक नौजवान जो धर्म परिवर्तन की आड़ में विदेशी साजिशों को अच्छी तरह से समझता था,
एक नौजवान जो फिरंगियों की हर चाल पर नजर रखने लगा था, उसने हुकूमत के खिलाफ सीधा ऐलान कर दिया। वो युवक था धरती आबा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की आवाज में इतना सम्मोहन था कि वहां के लोग उनकी एक आवाज पर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। दिकु राइज टुंटू जना, अबू आराइज एते जना। डकैतों का राज खत्म हो रहा है, हमारा राज आने वाला है। कंपनी डर गई। बिरसा मुंडा पर 500 रुपए का इनाम ऐलान कर दिया गया। साजिश, धोखे और दमन के प्रपंच से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में उन्हें जहर देकर मार दिया गया। बिरसा मुंडा माटी और वतन की रक्षा करते शहीद हो गए, लेकिन विदेशी ताकतों से संघर्ष और यलगार के वे कभी न मिटने वाले प्रतीक बन गए। रानी अवंतीबाई लोधी, जो बचपन से ही बड़ी बहादुर थी, जिसने बचपन में ही तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण ले लिया था। रानी अवंतीबाई का जन्म सिवनी जिले के मनगेहती गांव में एक लोधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राव जुझार सिंह था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, सैन्य रणनीति और राज्य के मामलों में माहिर होती गईं। यही वजह थी कि अवंतीबाई के हुनर के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, जिसकी वजह से रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्र विक्रमादित्य सिंह से अवंतीबाई के विवाह करने का निर्णय लिया। सभी का जीवन बड़े अच्छे से चल रहा था कि तभी 1950 में रानी अवंतीबाई के ससुर लक्ष्मण सिंह का निधन हो, जिसके बाद युवराज विक्रमादित्य को राज्य का राजा बनाया गया। वे बड़े ही सरल स्वभाव के थे, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिसकी वजह से वो अपने राज्य पर कम और धार्मिक अनुष्ठानों में ज्यादा समय देते थे। लेकिन कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य सिंह अस्वस्थ रहने लगे और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद राज्य का सारा भार रानी अवंतीबाई लोधी के कंधों पर आ गया। रानी अवंतीबाई लोधी के छोटे छोटे 2 पुत्र थे, जिनकी उम्र बेहद कम थी। वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो राज्य का सारा भार संभाल सके। लेकिन इस बात की भनक अंग्रेजों के कानों तक पहुंच गई, जिसके बाद डलहौजी की कूटनीति के चलते राज्य में रानी को हटाकर अंग्रेजों ने अपना प्रशासन लागू कर दिया और रानी से कहा कि तुम्हारे बच्चे अभी नाबालिग हैं। जिसके बाद अंग्रेजों ने वहां एक तहसीलदार नियुक्त कर दिया, जो फैसला रानी को रास नहीं आया और रानी ने इसे अपना और सारे राज्य का अपमान समझा। जिसके बाद रानी ने गोरों से प्रतिशोध लेने का सन 1857 की क्रांति के दौरान रानी अवंतीबाई लोधी ने उनके राज्य में प्रशासन कर रहे प्रशासक को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जिसके बाद रानी ने अपने पड़ोसी राज्यों को युद्ध में शामिल होने के लिए एक पत्र लिखा। उस पत्र में खास बात यह थी कि रानी ने पत्र के साथ चूड़ियां भी भेजी थीं और उन्हें लिखा था कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी हो तो अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाओ और युद्ध लड़ो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहनो और घर में छिपे रहो। उस समय तक रानी अवंतीबाई ने अपने आसपास के राज्यों में क्रांति की चिंगारी सुलगा दी। उस समय लगभग 4000 लोगों की सेना बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ हमला कर दिया। लेकिन कुछ समय पहले तक अंग्रेजों ने यह सोचा कि रानी की सेना को कुचलना बड़ा आसान है, लेकिन यह अंग्रेजों का भ्रम था। इसी युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि रानी से टक्कर लेना कोई मामूली बात नहीं है। इस बार उन्होंने क्रूर बल के साथ हमला करने का फैसला लिया। इस बार कई गुना अधिक तैयारी के साथ उन्होंने रामगढ़ पर हमला किया। उन्होंने इस क्षेत्र में आग लगा दी और क्रूरता से लोगों को मारना शुरू कर दिया। इस युद्ध के बाद रानी अवंतीबाई लोधी ने सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए देवीरगढ़ के जंगलों में जाने का फैसला लिया। लेकिन रानी वीरांगना थी, इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने जंगल में रहते हुए अपनी युद्ध रणनीति के तहत गोरिल्ला युद्ध तकनीक का भी उपयोग किया। गोरिल्ला युद्ध की मदद से उन्होंने जनरल बेडिंगटन के शिविर में घुसपैठ की और उनकी सेना के बीच कोहराम मचा दिया। लेकिन उनकी देशभक्ति और युद्ध की भावनाएं ही सिर्फ युद्ध जिताने के लिए काफी नहीं थी। लेकिन इस बार अंग्रेजों की बर्बर मशीनें और हथियार रानी की सेना पर भारी पड़ गए।
अंग्रेजों ने रानी की सेना को चारों ओर से घेर लिया। जब रानी ने अपनी हार अपने नजदीक देखी तो अपने आप को अंग्रेजों के हाथ मरना स्वीकार नहीं किया। रानी ने अपना खंजर निकाला और अपने ही पेट में घोंप लिया और रानी इस प्रकार वीर गति को प्राप्त हो गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी एक कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 में इंडिया ने अपनी पहली आजादी की लड़ाई लड़ी और इसका नेतृत्व कर रही थी झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई। मेजर जनरल सर ह्यूज रॉस अपनी हजारों की संख्या में आर्मी लेकर झांसी पहुंचे। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना ने खूब डटकर ब्रिटिश आर्मी का सामना किया और पूरे 5 दिन तक उनको झांसी के किले में घुसने नहीं दिया। झांसी की रानी को लड़ते हुए देख ब्रिटिश सैनिक आश्चर्यचकित थे। उन्होंने इससे पहले कभी भी किसी लड़की को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े की रस्सी अपने दांतों के बीच दबाई हुई थी और अपने दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। लेकिन कुछ देर बाद ब्रिटिश आर्मी उन पर हावी होने लगी और तब रानी लक्ष्मीबाई कुछ लोगों को साथ लेकर वहां से निकल गईं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश आर्मी ने उनका पीछा किया। पहले तलवार से उनके कंधे पर वार किया, फिर एक गोली उनकी कमर को बाईं तरफ से चीरते हुए निकली, पर फिर भी रानी लक्ष्मीबाई लड़ती रही। एक वक्त ऐसा आया कि एक ब्रिटिश सोल्जर ने अपनी तलवार से उनके माथे पर एक बहुत गहरी चोट मारी, जिसकी वजह से वो अपने घोड़े से नीचे गिर गईं। लेकिन फिर भी उन्होंने डटकर उस सोल्जर का सामना किया और उसके कंधे को बुरी तरह घायल कर दिया। उनका काफी खून बह चुका था और उनका बच पाना नामुमकिन था। कुछ देर बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो अपने लोगों के लिए, अपनी झांसी के लिए और अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ी। पर कौन थी वो? रानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर 1827 में बनारस में पैदा हुई थी। उनकी मां भागीरथी और पिता मोरोपंत तांबे ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा था। 4 साल की उम्र में उनकी मां गुजर गई थी, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने पिता के साथ ही रहीं। उनके साथ उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशाना साधना सीखा और 19वीं सदी की किसी भी आम लड़की से बहुत अलग बचपन जिया। 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुई। उनके पहले बच्चे की 4 महीने में ही मौत होने की वजह से उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था। कुछ समय बाद ही उनके पति गंगाधर अक्सर बीमार रहते थे और कुछ समय बाद ही वो गुजर गए। झांसी का कोई जायज वारिस नहीं था और अंग्रेजों के एक रूल, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स के चलते अब झांसी पर अंग्रेजों का हक था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को यह मंजूर नहीं था और अंग्रेजों के लिए उनके पास बस एक जवाब था, मैं किसी कीमत पर झांसी नहीं दूंगी। और इसी तरह शुरू हुआ 1857 का मशहूर युद्ध। कुछ मिलिट्री हमलों के बाद ब्रिटिश आर्मी ने 25 मार्च 1858 में झांसी पर हमला किया और रानी लक्ष्मीबाई को हारकर झांसी छोड़ना पड़ा। वहां से निकलकर उन्होंने कुछ और फ्रीडम फाइटर्स नाना साहेब, राव साहेब और तात्या तोपे के साथ एक सेना बनाई। उसके बाद कई बार उन्होंने ब्रिटिश आर्मी का सामना किया। रानी लक्ष्मीबाई को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। 1857 में जो लड़ाई उन्होंने शुरू की, उसी की चिंगारी ने देशवासियों में जोश भर दिया और भारत को 1947 में आजादी मिली। उनकी बहादुरी और जज्बा कई लड़कियों और कई लोगों के लिए एक मिसाल है।
एक जमाने में जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, एक आम आदमी मिट्टी का बेटा आया। उसने आंदोलन की कमान संभाली। और बड़े दर्द एवं पीड़ा के बाद दृढ़ इच्छा शक्ति और निश्चय के साथ भारत को आजादी दिलाने में मदद की। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता और अखंडता के प्रतीक। मैं आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूं कि जो पुराना हिंदुस्तान, जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतनी सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का एक कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे। भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब अंबेडकर आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने और सबसे पहली बार निचली जाति वालों के साथ हो रहा अन्याय वो पूरे देश के सामने लाए। उन्होंने बड़े बड़े नेता और लीडर्स को इस मुद्दे पर बातचीत करने पर मजबूर किया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और हर कम्युनिटी, हर समुदाय की इक्वालिटी के लिए रिजर्वेशन बिल लेकर आए। अपने दृढ़ निश्चय और इंसाफ के लिए काम करने के जज्बे की वजह से 1990 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो हम सब के लिए हमेशा इक्वालिटी और जस्टिस के एक रोल मॉडल रहेंगे। आदरणीय साथियों, पिछले 40 वर्षों से आप सभी के बीच रहकर हमने क्षेत्र की आम जनता और सर्वहारा वर्ग के विकास, किसानों के साथ उनके संघर्ष में सहभागिता की, महिलाओं और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उनके बीच में रहकर उनकी प्रगति के लिए उनके साथ निरंतर डटकर खड़े रहे हैं। मैंने मेरे संसदीय कार्यकाल में क्षेत्रीय विकास के लिए कई पदयात्राएं की। जब किसानों की बंजर जमीनों के लिए कृषि हेतु सिंचाई के साधन नहीं थे, तब संसदीय क्षेत्र राजगढ़ की पथरीली जमीन पर सिंचाई के साधन, तालाब, बांध आदि बनवाने के लिए मैंने गांव-गांव पदयात्रा की। आज इतने वर्षों के संघर्ष का नतीजा राजगढ़ क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाएं, कुंडालिया बांध एवं मोहनपुरा बांध का लाभ किसानों को मिल रहा है। मेरा निरंतर प्रयास जारी है कि मोहनपुरा बांध से पाइपलाइन द्वारा नहर परियोजना हमारे चांचौड़ा क्षेत्र के किसानों के लिए उपलब्ध हो जाए।
चांचौड़ा, बीनागंज, कुमराज क्षेत्र के किसानों और मधुसूदनगढ़ क्षेत्र के किसानों को सिंचाई साधन हेतु महेशपुरा तालाब, जटेरी तालाब, उमर थाना तालाब, आरी ताजपुरा तालाब, पीपलिया खुशहाल तालाब, रामपुरिया तालाब, हाथीपुरा तालाब, ब्रह्मापुरा तालाब, बोर का खेड़ा तालाब, फतेहपुर तालाब, टटूच की खेड़ी तालाब, भोजपुरिया तालाब, झिरी तालाब और बहुत सारे ऐसे तालाब पूरे विधानसभा क्षेत्र में बनवाए हैं, जिससे किसानों की कृषि आय बढ़ी है। कुमराज क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी के लिए मैं दृढ़ता से निरंतर प्रयास करता रहा हूं। कांग्रेस की सरकार बनने पर कुमराज की सिंचाई परियोजना को स्वीकृत कराना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। और यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि 2018 में शिवराज सिंह आए थे कुमराज में और बोल कर गए थे कि ये योजना वो शुरू करेंगे, लेकिन 23 तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम इसे शुरू कराएंगे, हम आपको वचन देते हैं। मधुसूदनगढ़ क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाएं, सुमेरी बांध, राजीव सागर बांध, ये सब कांग्रेस की देन है, जिनका लाभ मधुसूदनगढ़ क्षेत्र के किसानों को मिल रहा है। चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए मेरा प्रयास रहता है कि किसानों के लिए सिंचाई के साधन गांव-गांव तक अधिक से अधिक उपलब्ध हों, जिससे गरीब मजदूर और खेतिहर किसानों का पलायन रोका जा सके। शिक्षा का स्तर सुधारने एवं विद्यालयों में छात्रों के उचित बैठक व्यवस्था के लिए हमने विधायक मद से ग्रामीण क्षेत्र के कई स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराए हैं। बच्चे ज़मीन पर बैठते थे और आज बच्चे फर्नीचर है तो ऊपर बैठकर सम्मानजनक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। चांचौड़ा, बीनागंज, कुमराज, मृगवास, मधुसूदनगढ़, उकावत क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मेरा सतत प्रयास रहता है कि हमारे अस्पतालों में सभी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध रहें। कोरोना कोविड काल में भी हमने सभी अस्पतालों में गेल इंडिया के माध्यम से लगभग 1 करोड़ रुपए के आधुनिक उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आदि चांचौड़ा, बीनागंज, कुमराज, मधुसूदनगढ़ के अस्पतालों में उपलब्ध करवाए हैं, जिसका लाभ कोविड के मरीजों को मिला। समय समय पर मधुसूदनगढ़, बीनागंज, चांचौड़ा में बड़े चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेरा सदैव प्रयास रहता है। हमने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार, अगरबत्ती निर्माण, मसाला गृह उद्योग, तेल घानी महिला गृह उद्योग, रुई की बत्ती बनाना, सिलाई मशीन वितरण करना आदि छोटे छोटे स्वरोजगारों से जोड़ने का हमारा निरंतर प्रयास जारी है। गरीब और मजदूर लोगों को उनके हक का यूरिया, खाद एवं राशन उचित मूल्य की दुकान से मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर मैंने स्वयं कंट्रोल की दुकानों पर जाकर गरीबों का राशन एवं खाद वितरण करवाया है और अव्यवस्थाओं को दुरुस्त किया। विधानसभा क्षेत्र चांचौड़ा, बीनागंज, कुमरान, मधुसूदनगढ़, उकावत, मृगवास, सानई, बांसाहेड़ा दूरस्थ क्षेत्र के निवासियों को अभी जिले के कार्य के लिए बहुत दूरी तय करना पड़ती है। मेरा संकल्प है कि चांचौड़ा को जिला बनाया जाए। इसके लिए आप सब जनता जनार्दन के साथ मिलकर हमने पिछले 5 वर्षों में आंदोलन किए हैं, संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है और जिला बनाने के लिए पदयात्राएं की हैं। साथियों, पिछली कमलनाथ सरकार ने चांचौड़ा को जिला घोषित कर दिया था, परंतु भाजपा सरकार ने उसको क्रियान्वित तक नहीं किया, जबकि उनके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वचन दे चुके थे कि वो करेंगे। साथियों, कांग्रेस की सरकार आने पर चांचौड़ा जिला बनेगा तो पूरे विधानसभा के चहुमुखी विकास के दरवाजे खुलेंगे, जिसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। चांचौड़ा जिला मुख्यालय पर आवागमन में पैसे एवं समय की बचत होगी। शासकीय कार्यालयों को मुख्यालय चांचौड़ा होने से कार्यों में सुगमता रहेगी। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय चांचौड़ा होने से अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश रहेगा। चांचौड़ा के जिला बनने से जिला चिकित्सालय का निर्माण होगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होगी। मृगवास, उकावत जैसी बड़ी आबादी को तहसील या उप तहसील का दर्जा मिलेगा। आज मधुसूदनगढ़ में एसडीएम मुख्यालय कार्यालय स्थापित हो पाएगा, जनपद बनेगी। क्षेत्र के हर पंचायत के सरपंच को कार्यों की स्वीकृति हेतु
जिला मुख्यालय जाना होता है। चांचौड़ा में जिला मुख्यालय होने से समय एवं पैसों की बचत होगी। विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने हेतु जिला मुख्यालय चांचौड़ा होने से दिव्यांगों को सुलभता रहेगी। जिला मुख्यालय चांचौड़ा बनने से प्रसूति महिलाओं को ऑपरेशन हेतु कम दूरी एवं कम समय लगेगा। शिक्षा के लिए हम कॉलेज यूनिवर्सिटी सब वहीं खुलवाएंगे, जिससे कि हमारे छात्रों को चांचौड़ा से बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़े। इन सपनों को साकार करने हेतु आइए हम सब 17 नवंबर को सूरज की पहली किरण के साथ हाथ के पंजे पर बटन दबाकर कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, मतदाता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आइए हम सब मिलकर चांचौड़ा को जिला बनाने के लिए, चांचौड़ा में तालाब बनाने के लिए, चांचौड़ा में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए और बेरोजगारों को काम देने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए, पेंशन देने के लिए, 1500 रुपया महीना महिलाओं को भत्ता देने के लिए आइए हम सब मिलकर इस हाथ के पंजे पर जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है उस पर बटन दबाकर, हाथ के पंजे पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं और भारी मतों से जिताएं। धन्यवाद। जय हिंद।